नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो 4.0 शिक्षक भर्ती बिहार की आने वाली है, उससे संबंधित और पुराने जो भी मॉडल पेपर हो चुके हैं, उन्हीं का सारा सार संग्रह आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। और इस वीडियो के अंतर्गत आप इसके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न का इसका बीपीएससी का प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जो साम्राज्य का अवशेष मिला है विजयनगर का, ये मिला है हम्पी। ठीक, अब हम्पी है कहाँ? तो हम्पी जो है कर्नाटक क्षेत्र में आता है, राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्कर दोनों भाई ने की थी 1336 में। ठीक, और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी कर्नाटक से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम्पी के अवशेषों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंग्स हेल्प को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन इसके हैं ऐबक, इल्तुतमिश, बालबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, एक मिनट, कहाँ गया, बालबन, सी ऑप्शन होगा। ठीक, तो थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। यह सिद्धांत ईरानी सिद्धांत पर आधारित था, और इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा किसी को भी सुल्तान का आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को सफल बनाने के लिए इसने सिजदा और फेवोज जैसी प्रथाएं शुरू की। भारत में पारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करने वाला बलबन ही था। ठीक, और रक्त और लौह की नीति बलबन ने प्रारंभ की थी। और इल्तुतमिश का जो चहलगामी था, 40 सरदारों का जो इनका ग्रुप था, उसको समाप्त इसी ने किया था। ठीक, बलबन ने। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो भारत में जो कागज़ का प्रयोग हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। सबसे पहले चीन में कागज़ बने, और सबसे पहले चीन में कागजी मुद्रा भी बनाई गई थी। ठीक, तो प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ था। सर्वप्रथम कागज़ का प्रयोग चीन में हुआ था, ये देखो ना। और भारत में कागज़ उद्योग का शुभारंभ सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसे इसे बोलते हैं कश्मीर का अकबर, ठीक, के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है फिलहाल अकबर के दरबार में हुआ था। जहांगीर मत लगा देना। तो पुर्तगाली चित्रकारों द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी। अबुल फजल ने चित्रकला के यूरोपीय शैली की जमकर प्रशंसा की। मुगल शासक जहांगीर के समय चित्रकला अपने चमत्कार पर थी, और इसके दरबार में कई प्रमुख चित्रकार रहते थे, जिनमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास आदि प्रमुख थे। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं, या एक से अधिक, कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका बी, अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, और इस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन था। अकबर का कार्यकाल की बात करें तो 1556 से 1605 था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। ठीक, और आगे प्रश्न हमारा, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित किससे? शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दीवान ए अर्ज जो था वो रक्षा विभाग से संबंधित था। ठीक, तो बलबन द्वारा सैन्य रक्षा मामलों की देखरेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता था। इस विभाग का देखभाल अर्ज ए मुमालिक द्वारा किया जाता था। बलबन ने इस विभाग की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचने के हेतु किया, और बलबन दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 1265 से 1286 तक रहा था। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी में थे।
तो जसवंत और दशावन अकबर के थे या जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जसवंत और दशावन प्रसिद्ध जो चित्रकार थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक, मंसूर जो थे ये थे जहांगीर के शासन में। तो जसवंत तथा दशावन मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात मुगल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार ख्वाजा अबुसमद, मीर सैयद अली ये भी थे। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवां, आसफ खां और एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन हसन जो था ये बहमनी राजवंश का संस्थापक था और इसने स्थापना कब की थी? इस वंश की 1347 से इसमें स्थापना की थी। और बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इस साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था जिसे हरिहर और बुक्का ने 1336 में बसाया था। 1518 में इस साम्राज्य का विघटन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर आदि राज्यों का उदय हुआ था। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, कृष्णराय द्वितीय। तो ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है। तो फिलहाल अब्दुल रज्जाक जो था फारसी यात्री ये देवराय द्वितीय के समय पे आया था भारत में। और इसका समय अगर बताएं तो समय जो इसका था 1442 से 43 में ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। अब्दुल रज्जाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा देवराय द्वितीय था। और विजयनगर के बारे में अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों के बारे में बता दें तो निकोलो कोंटी जो आया था वो देवराय प्रथम के समय आया था। नूनीज आया था अच्युत राय के समय। बारबोसा आया था कृष्णदेव राय। और होमिंग पायस जो आया था कृष्णदेव राय। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन किसके दरबार में कब आया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ठीक, तो 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में बताएं तो ये क्या है? एक मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी या मीनार है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। फिलहाल सही बताएं तो ये एक मस्जिद नहीं है, ये एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसको तोड़ के इसको बनवाया गया था मस्जिद के नाम पे। ठीक, पूरी बात इसमें लिखी नहीं होती है। फिलहाल मुझे जहाँ तक पता मैंने यही बताया। तो ये देखो लिखा यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय अवशेषों पर बनाया गया था। ठीक, ये देखो लिखा है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका निर्माण 2.5 दिनों में करवाया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। यह 1199 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। यह मस्जिद संस्कृत विश्वविद्यालय के अवशेषों पर बनाया गया था। इसको तो मैंने देखा है, मैं 3-4 बार गया भी हूँ इसमें 2.5 दिन के झोपड़े में। और यहीं पे अजमेर, मतलब जो अजमेर शरीफ है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे ही बना हुआ है सब 2.5 दिन का झोपड़ा। तो काफ़ी फिलहाल ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है उसमें। और अगला हमारा प्रश्न है तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? तो तुजु के बाबरी जो है ये तुर्की में लिखा गया क्योंकि बाबर जो था वो तुर्क का था, इसलिए तुर्की भाषा में इसका लेखन कार्य हुआ था। तो तुजु के बाबरी का संबंध प्रथम मुगल सम्राट बाबर से है। यह बाबर की आत्मकथा है जो चगलाई तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबर के पोते अकबर ने इस आत्मकथा को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था और फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा हुआ था। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हाकिम सिंह या शक्ति सिंह? तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय पे जो महाराणा प्रताप का सेनापति था वो हाकिम खां था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान तथा अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था। ठीक, और नेक्स्ट हमारे प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर? तो इसकी जो राजधानी थी शिवाजी की रायगढ़ थी। तो शिवाजी के जन्म के बारे में बताएं तो इनका जो जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और इनके पिता नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। इन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी तथा 1674 में ही इनका राज्याभिषेक हुआ। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की मृत्यु के बारे में बताएं तो 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने
भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1286-1290 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहते हैं, इसीलिए लाख बख्श की संज्ञा दी गई इसको। और 1210 में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय इतिहास आधुनिक भारत। ठीक। प्रश्न है हमारा, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन, बंगाल विभाजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो स्वदेशी आंदोलन जो था फिलहाल वो बंगाल विभाजन के समय हुआ था 1905 में, जब लॉर्ड कंजन ने बंगाल विभाजन किया था, उसी से संबंधित स्वदेशी आंदोलन था। तो 20 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन के विरोध में अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया। इसमें मतलब उनके जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया वलाया गया था, यही मैटर था स्वदेशी आंदोलन के। अपना मतलब अपने देश का पहनो, अपने देश का खाओ, ये मामला था। तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इसको रद्द कब किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय, जब जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार में 1911 में, तो ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। और 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक नया राज्य गठित हुआ था। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले, AU हुम, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो दादा भाई नौरोजी जी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ के नाम से जाना जाता है। तो 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की कलकत्ता में। और इसी दौरान स्वदेशी स्वराज, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया। स्वराज शब्द सबसे पहले निकला कहाँ से? तो ये दयानंद सरस्वती के आनंद मठ से निकला है, ये भी याद रखना। ठीक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम की हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, इसका नाम क्या था? तो स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो प्रजामंडल आंदोलन था, इसका राइट आंसर होगा C ऑप्शन। ठीक। और इसमें बताएं आपको डिटेल। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम तो प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक। तो याद रखना इसको। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक। याद रखना, सही नहीं पूछा। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपने हाथ खींच लिए थे। ठीक। और गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। ठीक। तो इसमें पूछा सही नहीं है, तो सही फिलहाल इसमें A ऑप्शन सही नहीं है। 1921 वाला जो इन गांधी जी की गिरफ्तारी का मैटर है, ये नहीं हुआ था। और पहली बार भाषण BHU में दिया था मदन मोहन मालवीय के बुलाने पर। गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तो 1917 में BHU की स्थापना हुई थी, तब ही इन्होंने अपना अभिभाषण यहाँ पे दिया था BHU में, बनारस में। ठीक। तो 1921 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये वाला गलत है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी को असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक। तो 21 में नहीं, 22 में हुए। और इनकी 2 वर्ष की सजा, पता नहीं कितना है, सजा हुई थी, सुनाई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। और आगा का पैलेस में इनको मतलब रखा भी गया था। अभी ये आंध्र प्रदेश की कोई है, राणा डे कोई ख़त्म हुई, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, जो समाज कार्य करती थी। वो 1921 में इनसे मिलने गई थी, वहाँ पे आगा का पैलेस में मिली थी इनको 1921-22 में। ठीक। तो उनसे संबंधित महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद की फिलहाल प्रसिद्ध पुस्तक अल हिलाल थी। ठीक। C ऑप्शन इसका होगा। कामरेड इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक। और कामरेड तो मौलाना मोहम्मद अली की है। तो अल हिलाल के बारे में बताएं तो अब्दुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचना अल हिलाल, गुब्बारे खातिर और इंडिया में फ्रीडम, जमींदार की रचना सिराजुद्दीन तथा द कामरेड की रचना मौलाना अबुल मोहम्मद अली द्वारा की गई थी। ठीक।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। अगला है बी, इतिहास की पुनर्व्यवस्था करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। सी है, भारत और के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो इसमें एक से अधिक होगा, सभी कथन इसके सही हैं। ठीक, तो इसमें टोटल कथन सही है। अगला हमारा प्रश्न है, एक मिनट, प्रश्न है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया गया वह कौन थे? ठीक, ऑप्शन इसके हैं बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाबा रामचंद्र थे। और बाबा रामचंद्र के बारे में, जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे, भारत आने के बाद वे सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। उन्होंने ही 18 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, एक से अधिक या कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ये जो हरिजन संघ की स्थापना है, इसको महात्मा गांधी ने मतलब शुरू किया। तो हरिजन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत हिंदू समाज के लिए किया था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया, छुआछूत अनुच्छेद 17 में, याद रखना, तथा जिसका नाम 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। इन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में तथा हरिजन अंग्रेजी में पत्रिका प्रकाशित की थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट इटली था, याद रखना। और ऑप्शन इसके हैं जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फिलहाल सही जवाब होगा जून 1948 में। ठीक, तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली ने जून 1948 तक भारत की ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की थी। भारत में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, और अब आपकी फिलहाल 78वां स्वतंत्रता मतलब दिवस था। ठीक, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य अविरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। तो इनमें से गलत कौन है? तो गलत फिलहाल यही, सी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था टीपू और मराठा के बीच नहीं हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अप्रैल 1576 को महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू कहते थे, ये फिलहाल कबाड़ी का काम करता था गुजरात में, हेमचंद। ठीक, और ये बाद में सेनापति बनाया गया था। तो इसका हेमचंद नाम था और हेमू बाद में कहते थे, और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची थी, तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो रेड क्लिफ, जो सिरिल रेड क्लिफ थे, इन्हीं के नाम पे इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। और न्यायमूर्ति, ये फिलहाल न्यायमूर्ति थे। ठीक, तो न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे। इनकी अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी?
तो लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो होल्ट मैकेंजी थे, सी ऑप्शन, इन्होंने बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1819 में हार्ट मैकेंजी ने किया था। और गांव या गांव के समूह महल को एक इकाई मानकर लगान वसूल किया जाता था, तो लगान वाली व्यवस्था थी। यह प्रयोग असफल रहा। पुनः 1833 में मार्टिन बर्ड ने कुछ सुधारों के साथ इसे लागू किया। भारत के 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। ठीक। और इसके अतिरिक्त भारत में अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1819-20 में थॉमस मुनरो ने लागू किया था। इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो पुन्नपरा वायलर केरल थे, खेड़ा जिले, नादियाड गुजरात, पवनार महाराष्ट्र, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पवनार महाराष्ट्र से। ठीक। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में हुई। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक। भूमि दान देने की जो व्यवस्था थी विनोबा भावे की थी। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेषों सप्रुजयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारत सेवक समाज, स्वराज पार्टी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इन्होंने जो पार्टी बनाई थी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, इन्होंने स्थापना किया। और मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 1917 के संबंध में उदारवादियों तथा उग्रवादियों के बीच मतभेद हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। अगर पूछ ले कि नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब हुई और किसने की, तो 1918 में नवंबर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कैबिनेट मिशन से संबंधित है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में के लिए भारत भेजा गया कब? तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, और पाकिस्तान के लिए जिंदा की मांग ब्यूरो पर काम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था। गठन का वो 1947 में साइमन कमीशन, और भारत कब आया था? 1928 में आया था। ठीक। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में अध्यक्ष पैथिक लायन थे और 2 सदस्य और थे, AB अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक। क्रिप्स मिशन भी आया था इन्हीं के नाम से। और यह मिशन भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के प्रयासों से ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक। और आगे बात करते हैं, इधर और प्रश्न है, एक मिनट। निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया कौन कौन से? तो विलियम बेंटिक सती प्रथा को उन्मूलन किया। ठीक है, 1829 में इन्होंने किया था, राजा राम मोहन के साथ। दास प्रथा का उन्मूलन एलन बरो ने किया था शायद, ये तो गलत है। और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों का अंत, ये भी नहीं लिखा था, ये अलग अलग थे। इन्होंने फिलहाल सती प्रथा का अंत जो 1829 में किया था, मेरे हिसाब से वही है। और शायद 1 और 3, रुको एक मिनट, मैं इसके ऑप्शन देख के बताता हूँ। लॉर्ड विलियम, तो 1, 2, 4 इसके सही हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन की सहायता से। और 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक। और शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग बना था 1835 में, और बनाया गया। इस आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने की सिफारिश की थी। ठीक। और 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। अच्छा, इसने अंग्रेजी माध्यम क्यों रखा था लॉर्ड मैकाले ने? इसे कहते हैं ना अंग्रेजी शिक्षा का देनदाता या जन्मदाता। भारत में लॉर्ड मैकाले है, तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा इसलिए शुरू की थी क्योंकि भाई अंग्रेज थे, उनको अंग्रेजी आती थी, हिंदी आती नहीं थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे कंपनी या कारोबार में अगर भारतीयों को शामिल किया, भाई शामिल थे ही, वो काम करवाते थे, तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। तो उसने यही सोचा कि इनको हम अगर अंग्रेजी शिक्षा दे दें तो इनकी भाषा में हम बातचीत कर सकते हैं और हम जो बोलेंगे वो समझ भी सकते थे। तो इसलिए इसने भारत में अंग्रेजी भाषा का मतलब सिस्टम शुरू किया था। अगला हमारा प्रश्न है किसने सिंध विजित पर उसका अधिकरण किया था? वेलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर, लॉरेंस, या एक से अधिक कोई नहीं। तो नेपियर जो था इसने सिंध विजय का अधिकरण किया।
तो प्रथम अफगान युद्ध 1829 से 42 के दौरान हुआ था। स्थानीय अमीरों के रवैये से अंग्रेज बेहद परेशान थे। परिणामस्वरूप नेपियर ने शुरू में सिंध अमीर के साथ एक समझौता करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल किया और इस प्रकार सिंध कब्जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 1842 में लॉर्ड एलनबरो ने मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर 1782 से 1853 में इनका शासन था को कंधार से ब्रिटिश सेनाओं को निकालने में सहायता करने के मिशन के साथ सिंध में को कमान में रखा और 11 जनवरी 1843 को मेजर जनरल नेपियर ने ऊपरी सिंध में इमामगढ़ के रेगिस्तान किले में आक्रमण किया और उसे विजित कर उस पर अधिग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, प्रारंभ कब हुआ? तो 1872, 1901, 21 या 1911। तो भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और पहली बार कराई गई थी। और इसके बाद 10 की जो गणना थी लॉर्ड रिपन के समय नियमित वाली 1881 में हुई थी। ठीक, और लॉर्ड मेयो की फिलहाल मृत्यु जो हुई थी यहीं उसको मारा गया था भारत में ही। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुई? तो फिलहाल मैं बता दूं 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी। शहीद दिवस इसी के रूप में मनाया जाता है। तो भगत सिंह, शिवराज, हरि, राजगुरु, सुखदेव, थापर की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी की मृत्यु पर भी शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और इन क्रांतिकारियों नेताओं ने 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। फिलहाल जो तिथि घोषित हुई थी उसके एक दिन पहले इनको मार दिया गया था क्योंकि दंगा उठने वाला था भयंकर वाला, इसलिए एक दिन पहले ही फांसी इनको दे दी गई थी। तो दिसंबर 1928 में प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिगड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो ये थे फिलहाल आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। बीपीएससी से संबंधित हो या इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, सभी में ऐसे प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं। तो पर्सनल बिहार जरूरी नहीं है कि उसी के लिए ज्ञान हो। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है पिछले जो बिहार बीपीएससी के एग्जाम हो उन्हीं का पूरा ये सिस्टम इसमें मैंने इंक्लूड किया देख करके ये पीडीएफ लाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। और इतना मेहनत करके बनाते हैं तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है ना इस वीडियो के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी मेरी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखे हैं, 6 बजे उसको लोड मैंने कर दिया था। तो आप लोग उसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पर डे के, तो आप पर डे उसको देख लिया करो ताकि आपका करंट अफेयर क्लियर रहे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित स्टूडेंट हैं उनके एडमिट कार्ड तो फिलहाल अभी नहीं आए हैं, बट उनका एग्जाम सिटी आ गया है। तो ज़्यादा दूर फिलहाल नहीं गया, पड़ोस के ज़िले में ही सबके सेंटर पाए जाते हैं, गए हैं। तो आप लोग उसका एडमिट कार्ड नहीं वो नोटिस कागज़ निकल रहा है, आप देख लो इसमें एग्जाम सिटी। ठीक, तो देखने के लिए वीडियो थैंक यू सभी को। बाय, नाइस फॉर मीट यू, बाय।